नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कृषि क्षेत्र और ग्रामीण भारत से जुड़ी नई जानकारियों से भरे विशेष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। आइए देखते हैं क्या कुछ खास है आज के कार्यक्रम में। जल शुद्धिकरण के काम में आईआईटी खड़गपुर का सराहनीय काम। अब तक 25,000 लोगों तक पहुंचा साफ पानी। मृदा स्वास्थ्य के क्षेत्र में आईसीआर को मिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। बता दें, थाईलैंड में भारतीय राजदूत ने ग्रहण किया पुरस्कार। जल संरक्षण के लिए सरकार है प्रयासरत। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी खड़गपुर का तकनीकी उत्कृष्टता केंद्र जल शुद्धिकरण पर लगातार काम कर रहा है और इस केंद्र ने देश के कई राज्यों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति और बाढ़ के पानी के प्रबंधन की दिशा में अच्छा काम किया है। इस केंद्र ने कुशल कम लागत वाली नैनो फिल्ट्रेशन पर आधारित तकनीक विकसित की है, जिससे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 25,000 लोगों को फायदा हुआ है। आइए देखते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर स्थित तकनीकी उत्कृष्टता केंद्र जल शुद्धिकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और इसने देश के कई राज्यों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति और बाढ़ के पानी के प्रबंधन की दिशा में अच्छा काम किया है। आईआईटी खड़गपुर स्थित जल शुद्धिकरण तकनीकी उत्कृष्टता केंद्र ने एक कुशल कम लागत वाली नैनो फिल्ट्रेशन आधारित तकनीक विकसित की है, जिसने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 3 अलग अलग स्थानों पर 25,000 लोगों की स्वच्छ पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित की है। पानी भारी धातुओं से मुक्त है, जो स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक माने जाते हैं। मेम्ब्रेन सेपरेशन लेबोरेटरीज CSIR भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जल प्रौद्योगिकी पहल के सहयोग से अत्यधिक कॉम्पैक्ट वर्टिकल मॉड्यूलर नैनो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन सिस्टम का प्रोटोटाइप विकसित किया है, जो भूजल में मौजूद भारी धातुओं को हटाने का काम करता है। इसकी क्षमता 1 घंटे में 100 से 300 लीटर पानी को साफ करने की है और ये टेक्नोलॉजी हाइड्रोफिलाइज्ड पॉलीएमाइड मेम्ब्रेन प्रणाली पर आधारित है, जो भूजल में मौजूद भारी धातु जैसे आयरन को हटाने में काफी मददगार है। इसमें ऐसे पंप होते हैं जो पानी को पहले प्री फिल्टर असेंबली में बलपूर्वक भेजते हैं, जहां उसमें मौजूद ठोस तत्व, रंग एवं गंध को हटाया जाता है और इसके बाद इसे स्पाइरल वुंड मेम्ब्रेन मॉड्यूल से गुजारा जाता है, जहां भारी धातुओं को हटाया जाता है। इस प्रक्रिया में आयरन, सैनिक और पानी की अधिक कठोरता को समाप्त किया जाता है और अंत में पराबैंगनी प्रकाश की मदद से टैंक अथवा पाइपलाइनों में मौजूद रोगाणुओं को नष्ट किया जाता है। असम के उत्तर गुवाहाटी के एक प्राथमिक स्कूल में बच्चे ऐसा पानी पीते हैं जिसमें अत्यधिक आयरन और COD पाया जाता था तथा इसमें बदबू भी आती थी। लेकिन अब आईआईटी गुवाहाटी ने स्कूल में जल शोधन संयंत्र 300 लीटर प्रति घंटा को स्थापित किया है और लाठिया बागीचा प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पानी की पहले की समस्या से छुटकारा मिल गया है। इस संयंत्र को DST के सहयोग से रसायन मुक्त इलेक्ट्रो कोएगुलेशन तकनीक के आधार पर विकसित किया गया है और ये पानी में मौजूद आयरन और आर्सेनिक की मात्रा कम करने, उसमें कुल घुलित सॉल्वेंट, रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड, जैविक ऑक्सीजन डिमांड को BIS की निर्धारित सीमा से नीचे लाने में सक्षम है। CSIR IICT की टीम ने एक सरल, सस्ती हैंडपंप संचालित होलो फाइबर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रणाली भी विकसित की है, जो चलाने में आसान है तथा हल्की और कम जगह घेरती है। DST की तकनीकी सहयोग से इसे विकसित किया गया है और ये पॉलीइथर सल्फोन होलो फाइबर मेम्ब्रेन पर आधारित है। हैंडपंप द्वारा पैदा किए गए दबाव से बाढ़ का पानी मेम्ब्रेन मॉड्यूल में जाता है, जहां इसे साफ तथा विसंकृत कर दिया जाता है और झिल्ली के बाहरी किनारे पर लगाया गया एक छोटा क्लोरीन बॉक्स पानी में मौजूद मुक्त क्लोरीन को साफ कर देता है। हाल ही में कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बाढ़ के दौरान ऐसे कुल 24 जल संयंत्रों को स्थापित किया गया था, ताकि 50,000 लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। इस केंद्र की ओर से विकसित की गई तकनीकों की मदद से पानी में पाए जाने वाली भारी धातुओं को हटाने और बाढ़ के पानी को पीने योग्य बनाने में मदद मिलेगी, जिससे स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। अभी कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत।
गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ट्राइब्स इंडिया वेबसाइट पर हाथ से बने सामान खरीदे और इस दौरान उन्होंने शॉल, हस्तनिर्मित जूट फाइल फोल्डर और हस्तशिल्प युक्त गॉड पेपर पेंटिंग की खरीदारी की। ये खरीदारी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर की गई थी और इसका उद्देश्य जनजातीय कारीगरी, खासतौर से महिला कारीगरों को प्रोत्साहित करना था। बता दें कि प्रधानमंत्री ने आदिवासी कला की जिन वस्तुओं का ऑर्डर दिया उनमें जनजातीय कारीगर सरिता धुर्वे की एक गॉड पेंटिंग भी थी। आइए देखते हैं इसके बारे में विस्तार से इस रिपोर्ट के जरिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला कारीगरों द्वारा निर्मित उत्पादों की खरीदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्राइब्स इंडिया वेबसाइट से एक तोड़ा जनजाति के कारीगरों द्वारा हाथ से बुने हुए शॉल, हस्त निर्मित जूट फाइल फोल्डर और हस्तशिल्प युक्त गोंड पेपर पेंटिंग खरीदी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जनजातीय कारीगरों, विशेष रूप से महिला कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने ट्राइब्स इंडिया वेबसाइट से इन उत्पादों की खरीदारी की। उन्होंने आदिवासी कला की जिन वस्तुओं का ऑर्डर दिया उनमें मध्य प्रदेश के समनापुर तहसील के डिंडोरी जिले की जनजातीय कारीगर श्रीमती सरिता धुर्वे द्वारा बनाई गई एक गोंड पेंटिंग है। इस पेंटिंग का निर्माण मिट्टी के रंगों और जीवंत कल्पना के माध्यम से किया गया है, जिसमें कलाकार प्रकृति के निर्माण का चित्रण कर रहा है। गोंड जनजाति कला, जो मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति द्वारा प्रचलित है, अपने आसपास के प्राकृतिक परिवेश के साथ मनुष्य के घनिष्ठ संबंधों को दर्शाती है। इस पेंटिंग में पत्ते, पेड़, मछली, पानी है जो दर्शाए गए हैं, जिन्हें बड़ा देव द्वारा सृजित किया गया है। तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों की तोड़ा जनजातियों द्वारा कढ़ाई का उत्तम रूप प्रचलित है। समुदाय 3500 वर्षों से इन पहाड़ियों में निवास कर रहा है। ये केवल 1500 सदस्यों वाला एक छोटा सा समुदाय है जो तोड़ा धर्म और रीति रिवाजों के संदर्भ में अपनी संस्कृति और जातीयता को बनाए रखने में कामयाब रहा है। तोडस का कपड़ा बिना सिला हुआ एक कपड़ा था, लेकिन पिछली शताब्दी के दौरान इसमें बदलाव हुआ है और ये 2 कपड़ों का एक सेट बन गया है। इसके अधिकांश परिधानों को पायथुकुली कहा जाता है, जो एक लबादा या शॉल होता है। पुरुषों और महिलाओं के लिए एक ही वस्त्र होता है, लेकिन इन्हें पहनने का तरीका अलग होता है। दोनों शैलियों के कपड़ों में शानदार कढ़ाई की जाती है। पायथुकुली उच्च सांस्कृतिक और औपचारिक महत्व रखता है। ये जनजातीय महिलाओं द्वारा विशेष रूप से प्रचलित एक हस्तकला का रूप है। तोड़ा कढ़ाई अब जीआई टैग किया हुआ उत्पाद है और साथ ही डाइनिंग टेबल वेयर, बेड कवर, बैग जैसे अन्य उत्पाद भी अब उपलब्ध है। इसमें सफेद कपड़े पर लाल और काले धागे का काम किया जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा खरीदी गई तोड़ा शॉल को तोड़ा कारीगर श्रीमती मोनिशा ने तैयार किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मेहरून रंग में हस्त निर्मित जूट फाइल फोल्डर के लिए भी ऑर्डर दिया। पश्चिम बंगाल की संथाल जनजाति के कारीगरों द्वारा निर्मित जूट फोल्डर 24 परगना क्षेत्र में बहुतायत से उपलब्ध मधुरक्षी घास से बना है। घास को विभिन्न रंगों में रंगा जाता है और सूती धागे से बुना जाता है। फिर इसको कपास के साथ जोड़ा जाता है, जो सिलवटों का निर्माण करता है और फोल्डर को रंग देता है। सुश्री मोनिशा तमिलनाडु की तोड़ा आदिम जनजाति से संबंध रखती है। पश्चिम बंगाल के संथाल आदिवासियों के साथ काम करने वाले बाल और समाज कल्याण सोसाइटी और मध्य प्रदेश के गोंड जनजाति की श्रीमती सरिता धुर्वे वास्तव में आज गर्व महसूस कर रही है, क्योंकि इन्होंने आज tribesindia.com पर अपने उत्पादों के खरीदार के रूप में प्रधानमंत्री को पाया है।
भारत बड़ी संख्या में जनजाति निवासियों का घर है। वास्तव में वे हमारी कुल आबादी के 8% से अधिक है। ये बात उन्हें अद्वितीय बनाती है कि आधुनिकीकरण की गति के बावजूद उन्होंने अपने प्राकृतिक सरल तरीके से जीवन जीने की कला को बनाए रखा है। उनकी कला, शिल्प, संगीत, नृत्य, भोजन सभी उनके जीवन से जुड़ी एक कालातीतता को दर्शाते हैं। दुर्भाग्यवश इस आबादी को वंचित वर्गों के बीच रखा जाता है, ये देखते हुए कि प्राकृतिक वन उपज या उनकी कला, शिल्प और हस्तशिल्प ही आजीविका के उनके स्रोत है। जनजातीय समुदायों की आजीविका में सुधार लाने के लिए अन्य प्रमुख कार्यक्रमों में से आत्मनिर्भर अभियान के आह्वान को ध्यान में रखते हुए ट्राइफेड में आदिवासी उत्पादकों, वनवासियों और कारीगरों के लिए एक विशेष बाजार है, जो MFP, हस्तशिल्प और हथकरघा की ऑनलाइन खरीद की सुविधा प्रदान करता है। ट्राइब्स इंडिया प्लेटफॉर्म आदिवासी हस्तशिल्प और प्राकृतिक जैविक उत्पादों के लिए बेहतर मंच प्रदान करता है और उन्हें सीधे आपके दरवाजे तक लाता है। जनजातीय कारीगरों और उद्यमों को सशक्त बनाने का प्रयास करते हुए विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक और स्थायी उत्पादों के साथ ट्राइब्स इंडिया वेबसाइट हमारे आदिवासी भाइयों की सदियों पुरानी परंपराओं की झलक पेश करती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ट्राइफेड के लिए गर्वपूर्ण विषय है और जनजातीय कारीगरों और महिलाओं की सेवा के साथ साथ वोकल फॉर लोकल के लिए मुखर होने की प्रतिबद्धता है। अभी कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्षा जल के संरक्षण एवं भूजल को बनाए रखने के लिए कैच द रेन के माध्यम से अथक प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें आपको कि इस संदर्भ में कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं। अगर हम नेशनल वाटर मिशन की बात करते हैं तो इसका क्या उद्देश्य है, किस तरह से सर जो भी समस्या है वाटर के उसको दूर कर रहे हैं? नेशनल वाटर मिशन का गठन 2011 में किया गया था। क्लाइमेट चेंज के तहत जो वाटर में कितना असर आता है उसके बारे में रिसर्च करने के लिए, उसके बारे में प्लान करने के लिए एक मिशन का गठन किया गया था। तो पिछले 8 साल से हम वाटर के डिमांड और सप्लाई के साइड में काफ़ी प्रोग्राम्स कर रहे थे। हाल ही में पिछले साल हमने सही फसल करके एक प्रोग्राम किया था, जहाँ पे एग्रीकल्चर में, खेती में काम का इसका पानी का उपयोग कम करने के लिए और जो क्रॉप्स कम पानी लेते हैं उसी को प्रोत्साहन करने के लिए एक योजना चलाया था, कैच सही फसल करके। उसके बाद हम सप्लाई साइड में एक कैच रेन मुहिम चला रहे हैं। कैच रेन का उद्देश्य है कि रेन वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा संग्रह करके सेव करें। हम देखा जाता है कि भारत में बारिश तो होती है, बट बारिश में वाटर कंजर्वेशन बहुत कम आता है। हमारा 10% से ज़्यादा पानी संग्रह नहीं करते, बाकी 90% पानी बह के नदी में बह के या समुद्र में चले जाता है। तो इसमें ज़्यादातर टाइम देखता है कि रेनी सीजन में फ्लड्स, बाढ़ भी आते हैं। उसके बाद 5-6 महीने के बाद जब समर शुरू हो जाते हैं, पीने के लिए पानी का, पेयजल का बहुत दिक्कत होते हैं और टैंकर की मदद से कई जगह पे वाटर सप्लाई होते हैं। तो इसको दोनों को मिला के क्यों ना वाटर जब बारिश आती है वो उस पानी को
हम संग्रह करके समर में काम में लाने के लिए कोशिश करें। ये उद्देश्य से कैच द रेन कैंपेन में शुरू किया था। प्रधानमंत्री ने भी अपने मन की बात में 20 फरवरी के मन की बात में ये आदेश दिया गया कि ये जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन शुरू करने के लिए बोला गया था। तो इसलिए हम ये पूरे जोश के साथ देश के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में ये कैंपेन शुरू करने की योजना बना रहे हैं। 2 साल पहले 2019 में एक जल शक्ति अभियान चलाया था, जिसमें तकरीबन 1,500 ब्लॉक्स को लिया गया था, जिसमें पानी का सबसे बड़ी खंडाएँ होती थी। तो वो बहुत कम एरिया लिया गया था। इसलिए हम सोचे कि पूरे देश में सबको इसको इन्वॉल्व करके, हर गांव के, देश के हर गांव के लोगों को इन्वॉल्व करके, किसानों, लोगों को या नौजवान, सबको इन्वॉल्व करके ये मुहिम चलाने के लिए कैच द रेन कैंपेन हमने इस बार शुरू कर रहे हैं। जल शक्ति अभियान कैच द रेन के नाम पे ये मार्च 22 में शुरू हो जाएंगे और उसी का प्रोग्राम अभी बना रहे हैं। कैच द रेन का मुख्य उद्देश्य है कि जैसे मैंने बताया, ड्रेन वाटर को संग्रह करने के लिए इंडिया में बारिश की कमी नहीं है। वैसे देखा जाए तो राजस्थान के एरिया में, उस एरिया ईस्ट वेस्टर्न इंडिया में 100 mm रेनफॉल आते हैं, बट ईस्टर्न इंडिया में 3000 mm भी रेनफॉल आते हैं। तो एवरेज इंडिया में 1100 mm रेनफॉल पड़ते हैं और वो 3-4 महीने सब मानसून के टाइम में पड़ते हैं। बट हम अगर इस पानी को अगर संग्रह करके रखेंगे तो पूरे साल में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे यहाँ पे पुराने ज़माने में से बहुत सारे बावियाँ और टैंक्स बनाया करते थे, बट ये सब बावियाँ टैंक अभी डिसयूज़ में आ गया। उनका एनक्रोचमेंट हो गया होगा, उनका ये एनक्रोचमेंट हो गया है। ये सबको एनक्रोचमेंट हटा के, उनका डीपनिंग करा के, गहरीकरण करा के ज़्यादा से ज़्यादा पानी, रेन वाटर उसमें संभालने की हम कोशिश कर रहे हैं, ये कैच द रेन के कैंपेन की वजह से। एक तो सरकारी बिल्डिंग्स, स्कूल बिल्डिंग्स या आंगनवाड़ी सेंटर्स, PHC जैसे ऑफिसर्स, पंचायत घर, इन सब में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनवाना है। दूसरा, जहाँ जिस टैंक्स सबका गहरीकरण कराना है, उसमें से सिल्ट निकाल के उसका कैपेसिटी बढ़ाना है। तीसरा, ये जो वाटर चैनल्स होते हैं, नाला होता है जिसमें से पानी आता है, उसी को भी एनक्रोचमेंट से मुक्त करा के पानी का फ्लो स्मूथ कराना है। ये काम हम मनरेगा के फंड से करने के लिए डिस्ट्रिक्ट को बताया गया। और जो सरपंच के फंड्स होते हैं, ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में फंड होते हैं, उसी को भी सबको इन्वॉल्व करके ये काम कराने के लिए बोल रहे हैं। तीसरा, ये वाटर वेटलैंड्स होते हैं, जहाँ पे हमारे नदियों के बगल वाला एरिया वेटलैंड्स होते हैं, वहाँ पे बहुत सारा पानी संग्रह कर सकते हैं, बट उसके एनक्रोचमेंट की वजह से, उनको नाश करने की वजह से अभी वो एरिया पानी ज़्यादा स्टोर नहीं होते। तो उस वेटलैंड रिवाइवल के लिए भी हमने इस कार्यक्रम में बताया गया है। सर, जिस तरह से आप कैच द रेन है और जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि वाटर काफ़ी भूजल नीचे चला गया है, और लेकिन लोगों में सर अवेयरनेस की ज़्यादा आवश्यकता है। और हालांकि लोग तो ये समझते हैं कि वाटर कंजर्वेशन करने की आवश्यकता है, लेकिन एक बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में ये देखा नहीं जाता है कि लोग इसके लिए ज़्यादा जागरूक हैं और इसके लिए कोई कार्य कर रहे हैं। तो आपके जो मंत्रालय है, वाटर नेशनल मिशन है, ये क्या कर रहे हैं? देखो, पुराने ज़माने में पानी का हम बहुत इज्जत करते थे, पूजा करते थे, लेकिन जाते जाते पानी का रिस्पेक्ट ख़त्म हो गया। हम सोच रहे हैं कि पानी मुफ्त में आते रहेंगे, ये हमारे लोगों के में भावना है कि ये पानी आते रहेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि काफ़ी जगह में पानी का प्रॉब्लम समस्या है, एंड पेय पानी का भी बड़ा समस्या आ रहा है। फिर भी लोगों पे इसमें वो गौरव, पानी के प्रति गौरव अभी तक नहीं है। इसको नज़र रखे हुए हमने एक कैंपेन शुरू किया, कैच द रेन। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि वाटर के प्रति वैल्यू, गौरव बढ़ाने की कोशिश करें। हम एक कैंपेन पिछले 1 साल से चला रहा हूँ, और
पिछले दिसंबर 21 से नेहरू युवा केंद्र संगठन को उनके जो मेंबर्स है देश प्रति जिला में उनके यूथ क्लब्स है उस सबको मिला के ये एक अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन शुरू किया है। एंड पिछले 3 महीनों में दिसंबर से अभी तक मार्च 3 महीने में तकरीबन 92 लाख लोग अभी हमसे हमारे कैंपेन में जुड़े हैं। ये इस अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन में मेनली जो नेहरू केंद्र के संगठन के वॉलंटियर्स वो सरपंचस या पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के जो जिला परिषद मेंबर्स है या एमएलए सबको इस कैंपेन में जोड़ने के लिए जाके मिलते हैं, उसे आह्वान करते हैं कि इस कैंपेन में जुड़ जाएं। वो लोग स्कूल्स में कंपटीशन करते थे, डिबेट कॉम्पिटिशन्स, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स और स्लोगन राइटिंग कंपटीशन करते थे। काफ़ी वॉल राइटिंग्स किया है उन्हें, काफ़ी आईईसी मटेरियल्स उनको दिया गया है रीजनल लैंग्वेजेस में, ताकि वो ये ऐसे पोस्टर्स वहाँ पे चिपका दे या वॉल राइटिंग्स करे और नुक्कड़ नाटक करे, जल संवाद करे, जल चौपाल करे, ऐसे कार्यक्रम करते रहते। इसलिए हमारे प्रदेश में काफ़ी लोग इस कैंपेन में अभी जुड़ गए हैं। और अगर हम इस समर टाइम में अप्रैल में जून उसी में इसका नेचुरल बर्तन तैयार करके, जैसे मैंने बताया कुआं को साफ़ करके या टैंक्स की गहरीकरण करके उसका वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश की, तो जब बारिश आएगी तो हमको पानी उसमें भरने के लिए सुविधा मिल जाएगा। अगर इस बार हमको ज़्यादा से ज़्यादा पानी हम संग्रह कर सकते हैं तो उसका फ़ायदा लोगों को मिलेंगे, क्योंकि उनका वाटर टेबल बढ़ जाएंगे, उनको कम पावर का मोटर इस्तेमाल करना पड़ता है और कम वाटर मॉइस्चर रहेंगे तो उनके वाटर की ज़रूरत भी कृषि के लिए कम रहेंगे, ये उनको पता चलेंगे। तो हम पहले अगर इस साल हम ये कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा पानी संग्रह करके लोगों को ये महसूस किया जा सकता है कि ये पानी संग्रह करने से फ़ायदा है, तो अगले साल से वो करेंगे, ये हमारी उम्मीद है जी। सर, ग्रामीण क्षेत्र में हम देखते हैं कि किसान जो हैं वो अपने खेतों में पानी की आवश्यकता उनकी है, और दूसरी तरफ सर ड्रिंकिंग वाटर, ये अनेक ऐसे हम ग्रामीण क्षेत्र देखते हैं, बहुत ऐसे गांव हैं जहां पर भूजल नीचे जाने के वजह से उनके पीने की पानी की बहुत बड़ी किल्लत हो जाता है, समस्याएं हैं। तो सर इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखो, पीने के पानी क्यों कम होते जा रहे हैं? क्योंकि कृषि के लिए ज़्यादा वाटर ड्रॉ करता है। तो अमेरिका, चाइना और मेक्सिको तीनों देशों से में जितना पानी वो लोग निकालते हैं, ग्राउंड वाटर निकालते हैं, उससे ज़्यादा पानी हमारे किसान इंडिया में निकालते हैं। इसके वजह से वाटर टेबल बहुत नीचे जा रहा है। इस मुद्दे को नज़र में रखे हुए हमने 2 कार्यक्रम कैंपेन शुरू किया था। एक तो सही फसल है, जिसमें हम फार्मर्स को बताते हैं कि आप ऐसे क्रॉप्स उगाएं जिसमें पानी की लागत कम हो, एक तो है। दूसरा, सप्लाई साइड में जैसे मैंने बताया, जितने भी पानी बारिश में आता है उसको संग्रह करके सप्लाई साइड मैनेज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा सबसे बड़ा समस्या इंडिया में है कि वाटर मैनेजमेंट का है, नॉट वाटर की कमी है। वाटर की कमी नहीं है, अगर हम वाटर को सही तरह से मैनेज करेंगे, डिमांड और सप्लाई को मैच करेंगे, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ये अवेयरनेस पब्लिक में जाना है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको पानी के प्रति रेस्पेक्ट होना चाहिए, तो वो रेस्पेक्ट बढ़ाने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।